तो आज इस मंच पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तमाम उन मुद्दों की जो आज हमारे समाज से जुड़े हैं, जिनको लेकर की चर्चा भी बहुत होती है और बहुत से चर्चा हम कह सकते हैं होनी बाकी है। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आप और हमसे जुड़ा है, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं, किसी के बेटा बेटी हैं तो किसी के पोता पोती हैं। आने वाला कल हमारे देश का भविष्य, हमारे नौनिहाल, इन नौनिहालों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है आप सब समझ गए होंगे। हम बात करने वाले हैं शिक्षा पर। शिक्षा किसी भी देश की नींव को मजबूत करती है शिक्षा, और इसी शिक्षा पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और आज हम ना केवल शिक्षा पर बात करेंगे बल्कि हम बात करेंगे बदलाव की, क्योंकि बदलाव आ रहा है और बदलाव आना भी चाहिए। आईटी का ये दौर है, पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक नए बदलाव से जुड़ रही है। वजह है सोशल मीडिया। कोरोना के टाइम में आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई हुई है। आज छोटे छोटे बच्चे आईटी से जुड़ चुके हैं, लेकिन आईटी इंटरनेट अपने साथ बहुत सारा बिखराव भी लेकर आया है। बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पर ऐसी हैं जो बच्चों के लिए शायद ज़रूरी नहीं है। इस दौर में हम बदलते एजुकेशन के इस सेक्टर को किस तरह से देखते हैं, क्या बदलाव हमें करने चाहिए, अभी तक क्या ये बदलाव कितने सार्थक हैं, सबसे बड़ी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मोनिका दीवान जी डीएन हैं यदुवंशी ग्रुप में, और हमारे साथ मुकेश लावनिया जी हैं, एक शिक्षा अधिकारी के तौर पर एक लंबा इन्होंने कार्य किया है, इनका लंबा कार्यकाल रहा है। इस दौरान उन्होंने बहुत सेवा इस समाज की है। और अगर हम यदुवंशी ग्रुप की बात करें तो ये नाम आप सब के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। ये वो ग्रुप है जिसने इस पूरे इलाके को शिक्षा का हब बना दिया, शिक्षा की शुरुआत की है। तो चलिए, मेरी शुरुआत भी मोनिका दीवान जी से हो रही है, डीएन है यदुवंशी ग्रुप की। मोनिका दीवान जी, बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने अपना समय दिया और स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। सबसे पहले मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ही सवाल करूंगी। मेरा सवाल ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चर्चा बहुत है लेकिन बहुत से लोग अभी नहीं जानते कि आखिर ये भला क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम बताता है कि एक नई पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी में मुख्य बिंदु क्या हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, यही हम समझेंगे मोनिका दीवान जी से। जी मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एंड यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी डिग्निटरीज हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इट इज़ माई ऑनर दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग यदुवंशी शिक्षा निकेतन एंड शेयरिंग माई व्यूज टुवर्ड्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. Let me clear to you. Teaching is a very noble profession in the world. I personally believe there is no substitute towards the quality of education because it helps in changing the life of our individuality as well as their family. In fact, मैं यदि आपको एक सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो जो एजुकेशन है, कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जब उसकी सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली होगी। आज कितने साल हो गए हम पुरानी शिक्षा प्रणाली को ही मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन अपने युवाओं को दे रहे हैं, और आज का युवा है वो बहुत ही शक्तिशाली है किसी भी राष्ट्र को निर्माण करने में। तो आपको पहले मैं कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी प्रेजेंट में शिक्षा प्रणाली है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है वो 10+2 पर आधारित है, मतलब कक्षाओं पर क्लास ओरिएंटेड है, जबकि जो नई शिक्षा प्रणाली है 5+3+3+4 जो ये है, ये हमारे ईयर्स हैं। ईयर्स ये कोई क्लास नहीं है, ईयर है। पहले हम क्या करते थे, जो हमारा बजट होता था वो सिर्फ करिकुलम के ऊपर ही आधारित होता था। करिकुलम सिलेबस के ऊपर ही सारा खर्च किया जाता था, जिससे क्या होता था, बच्चे सिलेबस को रटते थे और उसको ही अपना राइटिंग करके पोजीशन होल्ड कर लेते थे। लेकिन नतीजा क्या निकलता था? नतीजा ये होता था कि आज का युवा यदि कंपटीशन में बैठना चाहे या किसी भी एरा में जाना चाहे तो वो स्पीचलेस हो जाता था।
उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती थी, क्रिएटिविटी नहीं होती थी, नॉवेल्टी नहीं होती थी। तो उन सब चीज़ों को जो आज की पद्धति, शिक्षा पद्धति में कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए 41 साल के बाद नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया गया है। तो पहले मैं आप सभी से, गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ पहले ये जानें कि नई शिक्षा नीति है क्या। जो नई शिक्षा नीति है, सबसे पहले ये क्लास ओरिएंटेड नहीं है, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है। जो ये 5+3+3+4 है, ये ईयर्स हैं, ईयर्स, 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल। तो जो पहले 12 साल हम स्कूल में लगाते थे, स्कूलिंग होती थी, 12 साल की बजाय अब स्कूलिंग को 15 साल तक कर दिया गया है। 15 साल का मतलब है कि जो 5 साल है बच्चे के, उसको सिर्फ गेम ओरिएंटेड रहेगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड रहेगा, कोई रटने वाला या कोई एग्जाम नहीं होगा। फर्स्ट 5 ईयर सिर्फ बच्चे को उसका मेंटल को हमने उसका एक्सप्लोर करना है। जो मेंटल लेवल है अभी 80% ग्रो करता है जब बच्चा 5 साल तक का होता है। तो उसकी ग्रोथ में हमें 3 साल और देने हैं। तो वही नई शिक्षा प्रणाली उसमें प्रणाली में रखा गया है कि पहले 5 साल जो हैं, 3 साल के बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई बुक्स नहीं होंगी, सिर्फ वो आएगा, प्लेवे में खेलेगा और क्रिएटिविटी करेगा और नेचर को एक्सप्लोर करेगा। तो बच्चा कितने साल का हो गया? 8 साल का। अब आ गया 5 के बाद आ गया 3 में क्या होगा? अप टू 5 तक बच्चा फर्स्ट सेकंड तक कोई एग्जाम नहीं है। फिर उसके बाद 3rd से 5 क्लास तक जो होगा उसमें भी क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन को पढ़ाया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब, क्योंकि अब बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा, पहले बच्चा को स्कूल भेजना होता था तो बच्चा रोना शुरू कर देता था। क्यों? उसको उस एटमॉस्फेयर से बहुत डर लगता था कि वहाँ पर मुझे नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कभी भी लैंग्वेज नॉलेज नहीं होती। लैंग्वेज कोई नॉलेज नहीं है, ये एक माध्यम है जिससे हम अपने व्यक्तिगत चीज़ों को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। तो ये सब चीज़ें जो हमारी 3rd से लेकर 5th तक क्षेत्रीय भाषा में ही एजुकेशन को पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा इजी फील करे और कॉन्सेप्ट को इजीली ग्रास्प कर सके। तो ये सब चीज़ हमारी 5th तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम करते हैं मिडल फेज। पहले आपको बताते हैं जो 4 चरणों में नई शिक्षा प्रणाली को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फंडामेंटल स्टेज, दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी है मिडल स्टेज एंड चौथी है सेकेंडरी स्टेज। जबकि जो पुरानी हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें ऐसा कुछ भी डिमार्केशन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। तो जो मिडिल स्टेज है, उसमें बच्चों को वोकेशन और प्रोफेशनल स्किलफुल एजुकेशन दी जाएगी। स्किलफुल एजुकेशन का मतलब है कि आज देखिए हमारे नौजवान एमएससी कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, डबल एम में हैं, पीएचडी हैं। यदि आज हम उनको कहते हैं कि चलो एक स्विच का बटन ठीक कर दीजिए, तो वह हाथ खड़े कर देता है। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा यदि हम उस एजुकेशन को डेली यूटिलाइज ना कर सकें। तो हमने जो एजुकेशन देनी है उसको इनोवेटिव करनी है, क्रिएटिविटी करनी है। तो मैं इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगी। तो अभी हम आते हैं जो हमारी मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज के अंदर जो 6th क्लास है उसके अंदर हम वोकेशनल कोर्सेज लाने जा रहे हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब कंप्यूटर में कोडिंग सिखाई जाएगी। आपके बड़े अचंभे की बात है, बच्चे ने बीटेक कर ली,
अरे बहुत सारे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आज यदि हम उसको कोई कंपनी लेके जाती है तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करो। सबसे पहले क्या कहती है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार करो, लेकिन कोडिंग तो उसको आती नहीं है। उसने तो रट्टा डाला था, उसने तो क्राइमिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज जो रटने वाली चीज है, मगप वाली चीज है, इसको दरकिनारा करना है। बिल्कुल, उसको बहुत सही आपने कहा मैम कि रटने वाली हम एक चीज़ को दरकिनार करने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत सी खासियतें इन्होंने बताई हैं, इसके लिए बहुत तालियां दर्शकों की तरफ से भी मैं उम्मीद करूंगी होंगी। और देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से आपने बताया है मोनिका दीवान जी कि छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे क्षेत्रीय भाषा में। पहले कहा जाता था अंग्रेज़ी अगर बच्चा बोल लेता है तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार किया जाएगा, स्किल पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब एक सवाल मैं करना चाहूँगी मुकेश लावनिया जी आपसे। एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते एक आपका लंबा कार्यकाल रहा, आपने शिक्षा में काफ़ी बदलाव भी किए हैं, इसके लिए आपको जाना भी जाता है। लेकिन आज जिस तरह से न्यू एजुकेशन एक बदलाव लेकर आ रखी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बदलाव लेकर आ रखी है और स्कूलों का भी अपना एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है आज हमें किस बदलाव की ज़रूरत है और ये जो बदलाव हो रखे हैं ये कितने पॉजिटिव हैं? जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बदलाव आ रहे हैं वास्तव में बहुत ज़रूरी थे। आज समाज अगर आगे बढ़ पाएगा तो केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकता है और स्किल एजुकेशन के माध्यम से। जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा कि बच्चों में स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और बतौर शिक्षा अधिकारी जो मेरा कार्यकाल रहा, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, उसके माध्यम से भी चाहे वो स्किल कहीं पर भी हो, चाहे प्राइमरी स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो या उच्च माध्यमिक स्तर पर हो, स्किल बच्चे में जरूरी होनी चाहिए। जब तक स्किल नहीं होगी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और शिक्षा का मूल मंत्र ही है स्किल। स्किल जब तक बच्चे में नहीं हो, चाहे वो लैंग्वेज की है, आपके दूसरे विषय की है, स्किल के माध्यम से आगे बच्चा बढ़ सकता है, आगे तरक्की कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही परिवर्तन आज की शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे स्कूलों में होना चाहिए। इसके लिए हमें टीचर भी तैयार करने पड़ेंगे स्किलफुल, और इसके लिए हमें पाठ्यक्रम भी स्किलफुल बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एक नया परिवर्तन हो सके, एक नया बदलाव आ सके। मोनिका दीवान जी, आपको इस इलाके में आपके ग्रुप के लिए बहुत एक अलग पहचान मिली है, माना जाता है यदुवंशी ग्रुप इस पूरे इलाके में जनक रहा है शिक्षा का। लेकिन अब जिस तरह से हम बदलाव देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, लेकिन आने वाले वक्त में कंप्यूटर का ये दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है हम जिस बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं ये बदलाव बच्चों को भविष्य के लिए कितना तैयार कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि जो एजुकेशन है, जब तक वो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप नहीं करेगी तब तक एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। आज भी मैंने देखा है कि बच्चे क्या होता है, 10th में होते हैं, पेरेंट्स बहुत सारा फंड देकर कभी सीकर में भेज रहे हैं और कभी आप कोटा में भेज देते हो। तो क्यों बच्चों को भेज रहे हो? सिर्फ मगब के लिए, सिर्फ रटने के लिए, और क्या सिर्फ IIT बनाने के लिए, सिर्फ नीच के लिए? कितनी परसेंटेज बच्चे आपके नीट में सिलेक्ट होते हैं? 10 लाख बच्चे बैठते हैं और सिर्फ कितने सिलेक्ट होते हैं? 5000। तो बाकी बच्चे, तो कभी आपने नोट किया कि बाकी बच्चों का भविष्य क्या है? क्या उनके अंदर कोई इनोवेशन है? क्या उनके अंदर पॉजिटिविटी है? ये चीज मैंने जो नारनौल के अंदर हमारे माननीय चेयरमैन सर के अंदर पाई गई, वो है हमारी सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय और चैरिटेबल एजुकेशन। ये तीनों क्वालिटी हमारे राव बहादुर सिंह जी के लिए है। वो एक दिन में नहीं बनती, उनके लिए उन्होंने बहुत जूझा है। उन्होंने पर्सनली ये चीजें पाई कि इस एरिया के अंदर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। एक टाइम ये था कि जब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी विकसित नहीं था। एक तरह से यदि मैं कहूं तो शायद इसको एक लोग सिंपल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इसको काला पानी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। क्यों? और दूसरा रीजन क्या था? रोजगार नहीं था, पानी नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे राव बहादुर सिंह जी ने इस क्षेत्र में लाने के लिए सबसे पहले मुहिम चलाई। 1995 के अंदर सबसे पहले एक एजुकेशन का यदुवंशी के रूम में एक पौधा लगाया और यह पौधा अब एक वट वृक्ष बन चुका है।
ये सिर्फ महेंद्रगढ़ तक सीमित नहीं रहा, रादर हमारी यदुवंशी की ब्रांचेस 15 स्कूल हम बना चुके हैं, 3 पीजी जो कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेज, नॉट आई एम सेइंग डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, जिसमें 56 हमारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। हमारे पास बीएड है, डीएड है। सिर्फ हम पढ़ाने का काम नहीं करते, हम कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं। जो आज मैं बोल रही हूँ, जो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ श्री राज बहादुर सिंह जी की देन ही है। यदि वो ना होते तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती। मेरे में जो प्रेरणा स्तोत्र हैं, मैं अपने प्रेरणा स्तोत्र को राज साहब को सारा कुछ अपना क्रेडिट देना चाहूंगी। एजुकेशन तो मैंने कुरुक्षेत्र से ली, कॉन्फिडेंस जो मुझे दिया वो राव बहादुर सिंह जी ने दिया। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे राव बहादुर जी हैं, उन्होंने जो, मैं इनको यदि साउथ का एजुकेशन का जनक ना कहूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज होगी, क्योंकि जो राव बहादुर सिंह जी हैं, जो एजुकेशन इस एरिया में लेकर आए, जिसको कभी काला पानी कहा जाता था, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन का बीड़ा उठाया। और आज सिर्फ महेंद्रगढ़ में नहीं, इवन नारनौल के अंदर, रिवाड़ी के अंदर, और आज की जो डिजिटल सिटी है गुरुग्राम वर्ल्ड के मैप में आ चुका है। वर्ल्ड के मैप में यदुवंशी भी आ चुका है। यदुवंशी जो आया है तो किसकी बदौलत? राव बहादुर सिंह जी की तरफ। जी मोनिका जी, मैम एक थिंग बताना चाहूंगी, जो राव बहादुर सिंह जी की एक वीकनेस थी, लेकिन उन्होंने उस वीकनेस को दरकिनारा करके उसके ऊपर अपने कर्म को हावी दिया। उनका एक ही मूल मंत्र है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और कर्म करते जा रहे हैं, भगवान फल ऑटोमेटिकली उनको और हम लोगों को, अब हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं। यदि मैं अपने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो आज यदुवंशी ने यूपीएससी में 14 बच्चे, एचसीएस में 11 बच्चे, नीट के अंदर 656 बच्चे, सीए के अंदर 92 बच्चे, केवीपीवाई में 259 बच्चे और 1000 बच्चे एनडीए के अंदर एनडीए पेपर क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद एक और पेपर होता है, सेकंड लेवल होता है, जिसमें एसएसबी का टेस्ट होता है। एसबीआई भी उन्होंने क्रैक किया और उनके पास अब 26 बच्चों को सिलेक्शन दी। क्लैट के अंदर जो एक तरह से कोई इसको, तो इवन जो डेवलप्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी नहीं नॉलेज है। क्लैट के अंदर भी हमने 101 बच्चा एडमिशन दिया। तो ये बहुत भारी, इतनी अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैम, बहुत अचीवमेंट है। और अचीवमेंट इसलिए भी है कि देखिए पूरा इलाका आज एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। मुकेश लावनिया जी, एजुकेशन हब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये केवल शहरों तक या प्राइवेट स्कूलों तक नहीं रह जाता। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ हमारे टीचर्स थोड़ा कुछ और कदम आगे बढ़ाएं, बच्चों की करियर काउंसलिंग की जाए, वे फ्यूचर में केवल एक ऑप्शन लेकर ना चलें। कई बार देखा यह जाता है, कोई आईएएस नहीं बन पाया, डिप्रेशन में चला गया, कोई फूड इंस्पेक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो डिप्रेशन में चला गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम बच्चों को करियर काउंसलिंग करें, उनको एक नहीं कई सारे ऑप्शन दें, एक में फेल करे तो दूसरे में चला जाए? ये आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज की जो नई शिक्षा नीति है, अगर उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें रचना, धर्मिता और आत्मविश्वास ये विषय उसमें रखे गए हैं। और रचना धर्मिता के अंतर्गत ये आ जाता है जो आप कह रहे हैं, और आत्मविश्वास के अंतर्गत भी, कि बच्चे उस शिक्षा नीति के अंतर्गत अपनी शिक्षा ग्रहण करें जिससे उनमें रचना धर्मिता आए, क्रिएटिविटी आए। और क्रिएटिविटी इस संदर्भ में कि केवल वो आईएएस ही ना समझें, वो एक अच्छे नागरिक भी बने, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के वो एक अच्छे किसान भी बने, एक अच्छे अध्यापक भी बने, एक अच्छे अभिनयकर्ता भी बने और एक अच्छे एंकर भी बने। अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा राष्ट्रीय नागरिक होना चाहिए। ये रचना धर्मिता और ये क्रिएटिविटी और ये आत्मविश्वास इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आ रहा है। और ये हम करने जा रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनको अलग अलग ढंग से हरियाणा सरकार के माध्यम से नई उनकी ट्रेनिंग चल रही है, चाहे वो आपके डिजिटल से संबंधित हो, तकनीकी शिक्षा की है, या आपके बच्चों में रचना धर्मिता उनमें पैदा करने की है। ये सब धीरे धीरे इसकी ओर हमारा विभाग
अग्रसर हो रहा है, चाहे वो मानव संसाधन मंत्रालय है या हमारे प्रदेश के जो शिक्षा जगत के जो विभाग हैं उनके माध्यम से ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो जी। आपके प्राइमरी लेवल पर है, जी। सेकेंडरी लेवल पर है और हमारे हायर एजुकेशन में भी ये चल रहा है। क्योंकि नई शिक्षा नीति केवल प्राइमरी के लिए नहीं है, ये नीचे से ऊपर तक हाई लेवल तक है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो नई शिक्षा नीति में है कि हमारा जो बच्चा था पहले पढ़ करके अगर कहीं ड्रॉप कर गया तो वो फिर वो एकदम से स्कूल से शिक्षा से वंचित हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस नई शिक्षा नीति की यही है कि अगर बच्चा कहीं पर अपना ड्रॉप कर रहा है तो उसके बाद वो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी दोबारा से उस वहीं से स्टार्ट कर सकता है। ये इस नई शिक्षा नीति की बहुत बड़ी उपलब्धिता है और यही रचनाधर्मिता को पैदा करेगी बच्चों में, ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश लावनिया जी और बहुत शुक्रिया मोनिका दीवान जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो जिस तरह से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रखे हैं, आने वाले कल की बात कर रखे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से इस मंच पर हुई है चर्चा उसी तरह से विकास भी हो और वो बदलाव जो आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, ये बदलाव बेहद सार्थक साबित हो। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का और तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तमाम मेहमानों का जिन्होंने हिस्सा लिया इस बातचीत में। आप खास मेहमानों का, आरती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अपने अगले पैनलिस्ट को बुलाने से पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है विजन 2024 के साथ। खबरें अभी तक यूं ही आम आदमी के सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर आपके बीच आता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।